हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की लोअर पीसीएस मेंस के लिए ऑनलाइन क्लासें यहाँ पे चल रही हैं, जिसमें आपको दोनों पेपर की एक साथ आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। हिस्ट्री के साथ साथ में आपकी ज्योग्राफी क्लासें भी यहाँ पे चल गई हैं। ज्योग्राफी का ये पहला लेक्चर होगा। इस लेक्चर में आपको यहाँ पे इसका जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा करके चलूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारा जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में आपको यहाँ पे 3 चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेक्चर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। लेक्चर जो है वो आपको आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही आपको दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब कैसे आपको सटीक 25 वर्ड में लिखना है, कैसे आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, उसी तरह से आपको यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है और देन फिर उस लेक्चर के आपको नोट्स दिए जा रहे हैं आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही, ठीक है। और तीसरा, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें मैं आपके यहाँ पे ज्योग्राफी की पहली क्लास में यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ज्योग्राफी के मैं आपको सिलेबस की बात करता हूँ। तो सिलेबस में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, यानी कि डेमोग्राफी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं खाली इसकी बात, डेमोग्राफी तो फिर ये जनांकिकी की अलग ही चीज़ है। मैं भारत के भूगोल की बात करता हूँ। तो भारत का जो भूगोल है, ठीक है, ये इसका जो सिलेबस है इसमें केवल 4 शब्द आपके लिखे हुए हैं। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। पढ़ने से पहले मुझे ये जरूर पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि मुझे पढ़ना क्या है। पढ़ना तो बहुत आसान है, बट पढ़ना क्या है, ठीक है, वो पता होना बहुत जरूरी है। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत के भूगोल में कि इसके अंतर्गत भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की समझ पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक हो गया है, ठीक है। और उसी में जुड़ जाएगा आपका जनांकिकी, इसके समझ के आधारित आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें मैं अलग पढ़ाऊंगा। अब देखिए, आप बात समझ लेना, सिलेबस में तो केवल ये 4 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या केवल ये 4 ही चीज पढ़नी है या इनमें क्या पढ़ना है, जरा ध्यान समझने देगा। मैं एक एक करके बात करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के अंदर में यहाँ पे भारत की जो भौगोलिक जो चीजें हैं, ठीक है, भौगोलिक पहलुओं की जो समझ है उस पर बात करता हूं और इसमें मुझे अभी क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझा। देखिए, यहाँ पे भारत की जो भौगोलिक जो पहलू हैं इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको 7 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक यहाँ पे इसमें? 7 आपको इसमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पहली चीज है भारत की स्थिति और संरचना, ठीक है। भारत की स्थिति, विस्तार और संरचना, पहला टॉपिक। देखिए, ये जो पहला टॉपिक आपका यहाँ पे है, भारत की स्थिति और विस्तार और संरचना, ठीक है। इसमें भारत की स्थिति और विस्तार यानी कि जो पहला टॉपिक है, इससे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर बनता है तो कैसे 100 वर्ड्स में बनेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां से आपकी टिप्पणी आपसे नहीं पूछ जाएगी, भारत की स्थिति और विस्तार से आपकी टिप्पणी नहीं पूछ जाएगी। अगर क्वेश्चन बनेगा तो 100 वर्ड्स में ही आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा, और अगर वो क्वेश्चन बनता है तो वो इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका जो दूसरा जो यहां पे सेक्शन है, भारत की स्थिति, विस्तार और संरचना, ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बनने के बहुत चांस हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं इन सब में जितने भी 7 टॉपिक हैं, इन 7 टॉपिकों में सबसे टॉप पे जिसके आने की संभावना है वो है आपकी भारत की संरचना। लेकिन संरचना क्या होती है इसे मैं भी आपको आगे समझाता हूं कि संरचना में आखिर में पढ़ना क्या होता है, संरचना में क्या बताना होता है, ठीक हो गया है। अब संरचना में ये थोड़ी बताओगे कि भारत जो उत्तर में हिमालय तक फैला हुआ, दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक है, ये सब बातें थोड़ी बातें करेंगे। समझाता हूं संरचना में क्या पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक भारत की स्थिति, विस्तार, संरचना, ठीक है। स्थिति विस्तार को तो बस आप ऐसे ही देख लेना, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। संरचना को आपको ढंग से पढ़ना होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, परेशान होने का नहीं है, ठीक है। दूसरा, भारत की जलवायु। जलवायु से आपका ठीक ठाक क्वेश्चन आपको बन सकता है। जलवायु से आपका यहाँ पे ठीक ठाक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तीसरा, यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा इसकी अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली से आपकी टिप्पणी बन सकती है। पहली चीज तो यहां से आपकी टिप्पणी बन सकती है, टिप्पणी, ठीक है। टिप्पणी आपकी यहां पर बन सकती है, क्योंकि देखिए अपवाह प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती है। एक तो होता है अपवाह तंत्र, ठीक है, और दूसरा होता है अपवाह प्रणाली के अंतर्गत किस किस तरह का अपवाह होता है, किस किस तरह का यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होता है वो, ठीक है, और कितने प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो सब चीजें आपसे यहाँ पे पूछा जाए। तो यहाँ से आपके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ पे टिप्पणी भी आपकी बन सकती है। कैसे बनेगी, क्या बनेगी, पढ़ा के चलूंगा। दूसरा, यहाँ से अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा
समस्या आधारित होगा। ध्यान रखना, ऐसे नहीं पूछेगा गंगा नदी का, ठीक है, प्रभाव समझाइए, ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कभी भी आपका नहीं आएगा यहाँ पे कि गंगा नदी का प्रभाव समझाइए। यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो ऑलवेज समस्या आधारित होगा, ठीक है। और ये इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक का जो ये आर्थिक पहलू वाला है, ये पहलू आपका कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, ये पहलू आपका एग्रीकल्चरल से, कृषि से। और जब मैं इस टॉपिक का आंसर लिख रहा हूंगा तब मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया है। इसलिए भी मुझे इस टॉपिक को पढ़ना आवश्यक है, ठीक, बात समझते हैं। देखिए मैं भी यहां पे इनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं केवल बात कर रहा हूं भारत की जो भौगोलिक जो पहलू हैं, इसमें मुझे ये 7 टॉपिक पढ़ने, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो मैं जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तब मैं वहीं पे बात करूंगा, ठीक है, मतलब आगे बात करूंगा, समझाता हूं। देखिए तो पहले यहां पे देखिए भारत की स्थिति और विस्तार संरचना हो गया, जलवायु पढ़ना है, अफवाह प्रणाली पढ़नी है। चौथा वनस्पति, यहां से आपका बहुत प्यारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है, कैसा होगा वो, समझ आधारित होगा, किस तरह से आप हमें समझते हैं चीजों को, ठीक है। पांचवा मृदा से आपसे यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, मृदा से जो क्वेश्चन पूछेगा ये आपकी टिप्पणी भी आपके यहां से पूछा जा सकती है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है समझ आधारित भी है और इस तरह से। और दूसरा यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो समस्या आधारित भी हो सकता है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगला यहां पे जल संसाधन, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जल संसाधन से भारत के भौगोलिक पहलुओं की बात कर रहा हूं, जल संसाधन क्या क्या है, किस तरह से हैं, उन यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और यहां से एक 7वां टॉपिक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पे बन सकता है, ठीक है। तो देखिए 4 ही आपके शब्द हैं, लेकिन 4 शब्द में जो पहला शब्द है इसमें आपके 7 चीजें आपको पढ़नी है। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को निश्चित तौर पे मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, और वो इन्हीं 7 में से एक रहेगा। क्लियर हो गया है, परेशान होने का नहीं है, एक एक करके हम पढ़ के चलेंगे। तो अभी मैं आपको यहां पे जो पढ़ाऊंगा भारत की स्थिति, विस्तार और संरचना, पहला टॉपिक पढ़ा के चलूंगा। फिलहाल अभी मैं यहां पे इसकी बात करूंगा, ठीक, इधर समझिए। दिखा पे तो जब मैं इस भारत का भूगोल मुझे यहां पे पढ़ना है तो सबसे पहले तो मैं एक चीज जान लेता हूं, सर ये भूगोल होता क्या है, मैं भूगोल क्यों पढ़ रहा हूं। क्या आपसे पेपर में पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका मेंस की तैयारी तो यहां पे करा रहा हूं, उसके साथ में इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको यहां पे बता के चल रहा हूं, ठीक है। तो भैया आपसे पूछ लेगा, बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। इत्तेफाक से आपने बोल दिया कि मेरा फेवरेट ज्योग्राफी है, तो आपसे निश्चित तौर पर पूछ लिया जाएगा कि ज्योग्राफी क्या होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने गलती से बोल दिया सर मेरा फेवरेट हिस्ट्री है, तो भैया हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, मैंने आपको कल ये ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो सभी सब्जेक्टों में ऐसा मुझे आप थोड़ा सा जान लूंगा। देखिए ज्योग्राफी जो होता है, ये ज्योग्राफी जो शब्द है ये जियोग्राफिया एक शब्द है, इससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। मैं इसके अध्ययन पे नहीं चलूंगा, अब ये शब्द किसने दिया था, क्यों दिया था, नहीं देता तो क्या होता, दिया तो क्यों दिया, इन पे बात नहीं करूंगा, मेन से क्लास चल रही है, प्री की नहीं, ठीक है। जियोग्राफिया शब्द दिया है, इसमें जियो का मतलब है पृथ्वी, ठीक है। जियोग्राफिया शब्द जो है यहाँ पे, इसमें जियो और ग्राफिया से मिलकर बना हुआ है जियोग्राफिया। जियो का मतलब इसमें पृथ्वी है और ग्राफिया का मतलब होता है, ठीक है, वर्णन या फिर डिस्कशन, ठीक है। तो ध्यान रखना पे, जियोग्राफिया का मतलब होता है, ठीक है, जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिया वर्णन, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक हो गया है। तो पृथ्वी का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं वो सब्जेक्ट आपका है ज्योग्राफी। क्लियर हो गया है, मैंने एक चीज आपको बता दी है। तो आपसे अगर पूछ लेगा हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं भैया, तो भैया हम ज्योग्राफी इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ आ सके कि हमारा देश किन किन परिस्थितियों के लिए अनुकूल है, किन परिस्थितियों के लिए हमारा देश अनुकूल नहीं है, ठीक है। अगर मैं कृषि की बात करूं तो भैया हम ज्योग्राफी इसलिए पढ़ रहे हैं कि कौन सी फसल हमारे वहां पर अच्छी हो सकती है और कौन सी फसल हमारे वहां पर अच्छी नहीं हो सकती है, मतलब किस तरह की जलवायु जो कंडीशन है वो हमारे वहां पर है, और उन जलवायु कंडीशन के लिए हम कौन सी फसल, कौन सी चीज हम उसमें बो सकते हैं जिससे उसकी उत्पादकता अधिक हो, ठीक है। मतलब इन सब का अध्ययन हम इसलिए यहां पे ये हम करते हैं, मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आप समझ गए होंगे फिलहाल ज्योग्राफी, ठीक।
मैं ज्योग्राफी क्या है मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब चलता हूं अपने पहले टॉपिक की तरफ। ये तो देखो छोटी सी आपकी यहाँ पे बात थी जो मेन से रिलेटेड थी, मतलब सॉरी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए शॉर्ट में निपटा दी है। अब चलता हूं पहला टॉपिक, भारत की स्थिति और विस्तार की बात करता हूं और संरचना, ठीक है। संरचना को मैंने अभी नहीं ले रखा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। अभी मैं यहाँ पे स्थिति और विस्तार की बात करूं, देखिए यहाँ पे। लेकिन पहला टॉपिक किसके अंतर्गत आ रहा है? भारत के भौगोलिक पहलुओं के अंतर्गत, ना कि पारिस्थितिकी, ना कि सामाजिक और आर्थिक। इनके अंतर्गत क्या क्या आएगा? पारिस्थितिकी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सामाजिक के अंदर कौन से आएंगे, आर्थिक के अंदर, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक। चलिए, तो पहले भारत की जो स्थिति और विस्तार है इसकी बात करता हूं। देखिए इसमें दो चीजें हैं, इसमें क्या यहाँ पे भारत की स्थिति, विस्तार और संरचना की जब मैं बात करता हूं तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो है भारत की स्थिति और विस्तार और दूसरा है संरचना, ठीक हो गया है। देखिए स्थिति और विस्तार की मैं बात करता हूं तो भैया ये तो मुझे समझ में आ ही जाता है, इसको मैं आगे डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। लेकिन जब मैं संरचना की बात करता हूं तो इसमें क्या चीज आती है, मोटा मोटा आपको बताता हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। बात पहले पढ़िए। देखिए जब मैं संरचना की बात करता हूं, देखिए हमारी जो संरचना है, अगर मैं आपको बोल दूं यहां पे एक बात जरा आप ये समझो, अगर मैं बोल दूं यहां पे मेरी संरचना का वर्णन करो, तो क्या आप ये बताओगे कि भैया देखो मेरी हाइट 5 फीट इतने मतलब इतना ये है, ठीक है, मैं इतना मोटा हूं, इतना पतला हूं, आप ये बताओगे क्या? ये नहीं। आप संरचना के अंदर क्या बताओगे? मेरी बॉडी कैसे बनी हुई है, ठीक है, यानी कि मेरी बॉडी जो है वो किस तरह से बनी हुई है, आप यही ना बताओगे, ठीक है। ये थोड़ा ना बताओगे भैया मेरे सर पे बाल हैं, ऊपरी हिस्से में बाल होते हैं, नीचे हिस्से में जूते होते हैं, ठीक है, हाथों में नाखून होते हैं, ये ना थोड़ी ना बताएंगे हम, ठीक है। संरचना का मतलब आप क्या बताओगे कि मेरी बॉडी कैसे बनी हुई है, यही ना बताएंगे, ठीक है। तो मेरी बॉडी कैसे बनी हुई है? एक तो ये हड्डी से बनी हुई है, एक ये मांस से बनी हुई है, ठीक है, यही ना बताओगे आप। तो ध्यान रखना संरचना के अंतर्गत हमेशा जब अभी मनुष्य की बात तो हो नहीं रही, ये तो ज्योग्राफी की पृथ्वी की बात हो गई, तो पृथ्वी की संरचना की बात करता हूं तो यहां पर पड़ी जाती हैं चट्टानें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। चट्टान यहां पर आपकी पड़ी जाएगी, क्लियर हो गया है। देखिए अब ये चट्टानें होती कहां हैं? जैसे मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं वो है कहां? बाहर से दिख रही हड्डियां नहीं, अंदर दिखती हैं, ठीक है, अंदर दिखती हैं। चट्टानें भी कहां होती है? पृथ्वी के अंदर होती हैं। इसीलिए इसी को ही हम ज्योग्राफी के अंदर हम बोल देते हैं भू विवर्तनिक व भौतिक विशेषताएं, या भू विवर्तनिक या फिर क्या पे भूगर्भिक अध्ययन भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि संरचना मतलब क्या? संरचना मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों का अध्ययन हम करते हैं। चट्टानें पृथ्वी के नीचे पाई जाती हैं, इसीलिए इसी टॉपिक को मैं क्या बोल सकता हूं? भू विवर्तनिक व भूगर्भिक अध्ययन भी इसको मैं यहां पे बोल सकता हूं, ठीक है। कैसा क्वेश्चन सर यहां पे पूछा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए आपसे पूछ लेगा कि मैंने यहां पे क्वेश्चन भी यहां पे मैंने लिख रखा है, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि भारत के उत्तरी भाग की भौगोलिक संरचना का वर्णन करो, ठीक है। भारत का जो उत्तरी भाग है इसकी भौगोलिक संरचना का वर्णन करो, आपसे बोल दिया, ठीक है। और भैया आप तो जानते हो कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो हिमालय है, तो क्या आप यहां पर ये लिखोगे कि देखो भैया हमारा जो हिमालय है वो उत्तरी भारत के उत्तर में स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत की हाइट इतनी है, नामचा पर्वत की हाइट इतनी है, आपके ये बताओगे कि यार ठीक है एवरेस्ट जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत में जो सबसे छोटा पर्वत है भारत का सबसे ऊंचा है वो K2 है, ठीक है, अन्नामुनी और ये सब पर्वत है, इसमें क्या ये बताओगे क्या? ठीक है, ये बताओगे तो भैया काट करके 0 नंबर कर देगा। 10 में से अगर दे भी देगा भैया 100 शब्द लिख दो, 2 शब्द लिख दो, दे देगा 10 में से 1 नंबर आपको। बात पल्ले पड़ रही है? तो क्या सटीक चीज क्या होनी चाहिए जरा मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पे समझिए, ठीक है, समझने वाली बातें हैं। अगर बोल देगा भारत के उत्तरी भाग की भौगोलिक संरचना का वर्णन करो, आपसे बोल देगा, ठीक है, या फिर इसी को ही मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पे कि हिमालय की भूगर्भिक व भूविवर्तनिक विशेषताओं को वर्णन करो, तब भी बातें कही है, तब भी आपको स्टडी ऑफ रॉक ही बताना है, बातें कही है, ठीक है। भैया भूगर्भिक विशेषताएं क्या है? वही भूगर्भ में क्या है? चट्टानें ही तो है ना, ठीक है। तो इसी का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिमालय के भूगर्भिक व भूविवर्तनिक विशेषताएं आपको बताओ, ऐसा पूछ लेगा। या फिर कैसा पूछ देगा? देखिए पूरा हिमालय नहीं लेगा, कोई एक सेक्शन ले लेगा, ले लिया शिवालिक वाला ले लिया, ठीक है। आपसे पूछ लेगा बताओ भैया शिवालिक की भौतिक संरचना क्या है?
ठीक है। देखिए चाहे बोल दे ये इसकी भौगोलिक संरचना, चाहे बोल दे भौतिक संरचना, चाहे बोल दे भूविवर्तनिक संरचना, चाहे बोल दे इसकी यहाँ पे ठीक है या भूगर्भिक संरचना, कुछ भी बोल दे, ठीक है या ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ रॉक ही है। देखिए अगर आपसे ये बोल देता है इत्तेफाकन कि हिमालय में पाए जाने वाली चट्टानों का वर्णन कीजिए, तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, कोई भी बता देगा, ठीक है। लेकिन अब चट्टानों में भी कोई पर्वत ना बताने लग जाना कि एवरेस्ट वगैरह ना बताने लगा, चट्टानों का मतलब भूगर्भिक चट्टानों की बात होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है, आपसे ऐसा कभी नहीं पूछेगा, चट्टानों का वर्णन आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भारत के उत्तरी भाग की भूगर्भिक संरचना या फिर भूविवर्तनिक संरचना का वर्णन कीजिए, आपसे ये ऐसा पूछेगा, ठीक है। या फिर आपसे बोलेगा क्या, ठीक है, कि भारत की उत्तरी संरचना, ठीक है, भारत की उत्तरी संरचना की भौगोलिक संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारत के उत्तरी भाग की भौगोलिक संरचना का वर्णन कीजिए। भौगोलिक संरचना का मतलब क्या, स्टडी ऑफ रॉक्स। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए समझ चुके हैं बात को। यहाँ पे मूल बात हम अगर बोल दे, यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है भारत की, ठीक है, उत्तरी भाग की भौगोलिक संरचना या फिर भूगर्भिक संरचना, भूविवर्तनिक संरचना या हिमालय की भूगर्भिक संरचना का वर्णन कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आपको क्या क्या बताना है 100 शब्दों में, देखिए यहाँ पे इसका आंसर का फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें आप पहली चीज बताओगे कि ये कौन सी चट्टान से बना हुआ है, पहले आप ये बताओगे, ठीक है। जैसे पूछ लेगा कि शिवालिक की भौतिक संरचना का वर्णन करो, ठीक है, या शिवालिक की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करो, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये जो शिवालिक है ये किस चट्टान से निर्मित है, ठीक है। जैसा कि मैं जानता हूं शिवालिक जो है वो अवसादी चट्टान से मिलकर अवसादी चट्टान से बना हुआ है, मैं जानता हूं इस बात को, ठीक है। दूसरा, ये जो चट्टान है ये कैसे बनी है, आप ये बताओगे। तो मैं जानता हूं कि अवसादी चट्टानें जो हैं वो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती हैं, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। तो चट्टान कैसे बनी है, अवसादी निक्षेप से चट्टान बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, अवसादी निक्षेप से चट्टान बनी हुई है। और तीसरी बात मैं बताऊंगा, ये जो चट्टान है इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, यानी कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है अवसादी चट्टान में आप बता सकते हो कि शिवालिक वाला जो एरिया है उसमें संगमरमर उसमें पाया जाता है, ठीक है, वट जो वाली बात है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, आगे लेक्चर में विधिवत मैं पूरे संग्रह पे समझाऊंगा, ठीक है। तो मतलब बता सकते इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे इसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसके तहत इसमें यहाँ पे संगमरमर पाया जाता है, वट और भी जो चीजें हैं वो इसमें पाई जाती हैं। और एक अगली चीज आप ये बता सकते हो जो अगर आपको यहाँ पे लगता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। ये जो भौगोलिक संरचना, ठीक है, जो चीजें इसमें पाई जाती हैं उसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये आप बता दोगे तो आपका आंसर और बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब संगमरमर को जो यूज है हम इसी तरह के करते हैं, आप यहाँ बता सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से आपके कितने नंबर में देखिए यहाँ पे, देखिए अगर आपको एक तो ये हो सकता है कि आप इसको पूरा ही पढ़ो, ठीक है, या फिर देखो यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल आपको 4-5 शब्दों में आपका ये आंसर आ जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे 4-5 शब्दों में। पहला कौन सा, यहाँ पे भैया चट्टान कैसे बनी हुई है, दूसरा, ठीक है, चट्टान क्या होती है, मतलब ठीक है कौन चट्टान से बना हुआ है, दूसरा कैसे चट्टान बनी हुई है, इस चट्टान के केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका यूज क्या है, बस ये 4 शब्दों में आपका यहाँ पे ये 4 शब्दों के अंदर आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसमें मैं अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आता हूं यहाँ पे पहले टॉपिक का पहला सेक्शन, भारत की स्थिति और विस्तार, ठीक है। संरचना मैं आपको थोड़ा समझा दिया है, नेक्स्ट वीडियो बात करूंगा। देखिए स्थिति और विस्तार की मैं बात कर लेता हूं। तो अब स्थिति और विस्तार में देखिए भैया यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो 100, पहले तो मुझे अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कोई भी आंसर है मुझे यहाँ पे वो 100 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है मुझे यहाँ पे आंसर, 100 ही शब्दों में मुझे आंसर लिखना है। 100 शब्दों का मतलब आप 120, ठीक है, तक आप लिख सकते हैं, 130 तक आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 को आप 200 में लिख दें, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मूल बातें जो होती है वो लिखनी होती है। भारत की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े लेक्चर भी इसमें है, बहुत बड़े। मैं खुद का जो यहाँ पे लेक्चर इसमें जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये अपने आप में खाली ये वाला लेक्चर जो है लगभग 3 घंटे चलता है, ठीक है, 3 से 4 क्लास चलती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 100 शब्द में कैसे लिखना है, सटीक आंसर मैं आपको बताता हूं। देखिए भारत की स्थिति और विस्तार का वर्णन अगर आपसे आता है 100 शब्दों में, तो सबसे पहले तो भैया एक नक्शा बना लेना है, सबसे पहले एक नक्शा बना लेना है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जब हिस्ट्री की क्लास पढ़ाई थी तब मैंने आपको बता दिया था कि नक्शा बनाया कैसे जाता है, जिसको नहीं पता है वो एक बार फिर से देख लेगा, ठीक है। नक्शा बनाने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये रखा, एक पॉइंट मैंने ये रखा, एक पॉइंट ये रखा, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने नीचे रखा है, 2 पॉइंट ये बराबर दूरी पे, ये 2 बराबर दूरी पे, ये वाला थोड़ा ज्यादा दूरी पे, ठीक है। जितनी दूरी पे मैंने ये रखा है उतनी दूरी पे मैं एक पॉइंट ये रखता हूं, जितनी दूरी पे ये रखा है उतनी दूरी पे एक पॉइंट ये, उसके डबल करता हूं एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इन दोनों के बीच में रख देता हूं, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को मैं टोपियां पहना देता हूं। इस वाले पॉइंट को मैं कुछ इस तरह की टोपी पहना दूंगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं कुछ इस तरह की टोपी,
इसको मैं कुछ इस तरह की टोपी पहना दूंगा, इसे कुछ इस तरह की टोपी, इसको कुछ इस तरह की टोपी पहना दूंगा, इसे कुछ इस तरह की टोपी, ठीक है। इन सभी टोपियों को मैं मिला दूंगा, इसे मैं कुछ इस तरह से मैंने मिला दिया, इसको कुछ इस तरह से मिला दिया है, इसे कुछ इस तरह से, इसे कुछ इस तरह से, इसे कुछ इस तरह से और इसे कुछ इस तरह से मैंने मिला दिया, ठीक है। तो ये बनेगा आपका भारत नक्शा। भारत का नक्शा बनाना आपको पक्का आना चाहिए है, ठीक है, ठीक है। 3 नक्शे आपको बनाने आने चाहिए। भारत मैंने यहां बना दिया, बता दिया है, ठीक है। एक उत्तराखंड का और एक आपको वर्ल्ड का नक्शा, ठीक है। मतलब एक वर्ल्ड का, एक भारत का और एक उत्तराखंड का, 3 नक्शे आपको बनाने आने चाहिए अगर आपको मेंस में अच्छे नंबर आपको अगर लेकर के आने हैं तो भारत का नक्शा मैंने आपको बता दिया है। यही नक्शा मैंने यहाँ पे जूम करके मैंने इधर बना रखा है, ज्यादा कोई इश्यू वाली बात नहीं। ये थोड़ा मैंने बड़ा कर रखा है ना, ये नक्शा तो मैंने इधर बना रखा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल तो मैं इसे यहाँ पे निपटा देता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक हो गया है। आप समझ गए हैं कि नक्शा कैसे बनाना है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब भारत की स्थिति और विस्तार की बात करता हूं तो देखिए भारत की स्थिति कहां पे है, पहली बात, ठीक है। देखिए ये मैंने आप पे एक पृथ्वी बना रखी है, पृथ्वी बना रखी है, क्या बना रखा है, पृथ्वी बना रखी है, ठीक है। पृथ्वी के बीच से एक रेखा मैंने डाल रखी है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, भूमध्य रेखा। जरा बात समझ में, ये मैंने पृथ्वी बना रखी है, ये क्या पे भूमध्य रेखा 0 डिग्री की रेखा है, ठीक है। देखिए 0 डिग्री के ऊपर एक और रेखा ये है जिसे मैंने यहाँ पे 23.5 डिग्री बोलते हैं, जिस रेखा को, इसे कर्क रेखा के नाम जानते हैं। एक रेखा ये है जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे मकर रेखा, ठीक है। इस रेखा के ऊपर एक 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ठीक हो गया। इसके नीचे भी एक 66.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ठीक हो गया है। ये आपकी रही पृथ्वी। जरा बात समझ देखिए, मैं जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री पे सूर्य किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। 0 डिग्री पे सूर्य हमेशा लंबवत पड़ता है, इसलिए इसके आसपास का एरिया गर्म रहता है। इसलिए इस गर्म एरिया को, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया होता है, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक हो गया है। 23.5 डिग्री से ऊपर यहां तक तो गर्म है, इससे ऊपर क्या एकदम से ठंडा हो जाएगा, नहीं, ठीक है। एकदम ठंडा नहीं होगा, हल्का ठंडा होता है, इसे बोलते हैं शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, ऐसा ठंडा जिसमें गर्मी समाहित है, ठीक हो गया। तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण। और इसके ऊपर का जो एरिया होता है, इसे फिर शीत, यानी बहुत ठंड वाला एरिया होता है, इसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय एरिया, ठीक हो गया, ठीक है। तो 23.5 डिग्री कर्क से लेकर मकर तक का एरिया कैसा है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय, 66.5 तक यहाँ पे शीतोष्ण, इसके ऊपर क्या है, शीत। सेम ऐसे नीचे भी होता है, 23.5 डिग्री से नीचे शीतोष्ण, इसके नीचे फिर कौन सा एरिया आता है, ये शीत का एरिया आता है। आप समझ गए बात को, ठीक है। देखिए अब बात करता है, देखिए आपने एक चीज देखी होगी कि 23.5 डिग्री जो एक कर्क रेखा है, ये भारत के बीच से जाती है। भारत की स्थिति कहां पे है, भारत की स्थिति है कर्क रेखा से आधा नीचे आधा ऊपर, मैं ये जानता हूं, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा होगा कि भारत का आधा हिस्सा जो ये वाला है, ये किस में आ रहा है, 23.5 डिग्री से नीचे आ रहा है, तो ये आ रहा है शीतोष्ण में। और भारत का ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला किस में आ रहा है, यहाँ पे शीतोष्ण में आ रहा है। ये वाला हिस्सा फिर किस में आ रही है, उष्ण कटिबंधी में आ रहा है, और ऊपर वाला किस में आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंधी में आ रहा है, ठीक हो गया है। और भारत है कहां पे, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए ये जो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो एरिया होता है, इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और एक के बीच से कौन सी यहाँ पे देशांतर, 0 डिग्री तो देशांतर की लाइन होती है, इससे इधर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत कहां पे है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, ये मैं जानता हूं, ठीक हो गया। भारत का स्थिति विस्तार की बात करता हूं तो सबसे पहली बात यहां पे, भारत कहां पे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। मैंने देखो यहां मैंने लिख नहीं रखा है, लिखने की दरकार नहीं है, बहुत छोटी बात हो जाएगी। अगर 100 शब्द में आपने लिख दी तो भैया ये बहुत छोटी बात हो जाएगी, ये ठीक है। देखिए मैंने लिख नहीं रखा है, कोई बात नहीं। फिलहाल इसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया, इसी को मैंने आगे जूम कर दिया है, ठीक है। ये कौन सा, ये वाला जो नक्शा था, इसको मैंने जूम कर दिया है। ये चली गई आपके यहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसके नीचे का एरिया ये भारत का दक्षिणी एरिया जो उष्ण कटिबंधी वाला है, मैंने यहाँ पे लिख रखा था। ये आपका उत्तर वाला है, शीतोष्ण कटिबंधी वाला एरिया गया, ठीक है। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बेसिक बात बता दी है। भारत जो है यहाँ पे 8 डिग्री से फैला हुआ है, कहां तक, यहाँ पे 37 डिग्री तक भारत फैला हुआ है। मूल की बात हो गई है। अब देखिए 100 शब्दों में क्या क्या लिखना है, क्या ये सारी बकवास लिखनी है क्या, बिल्कुल नहीं। नक्शा बना दिया है, एग्जामिनर समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे, देखिए भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर के, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। भारत की मुख्य भूमि, इसे मुख्य भूमि बोलते हैं, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है, ठीक हो गया है।
बहुत सिंपल। देखिए ठीक है, तो भारत की मैंने मुख्य भूमि को बता दिया। अब भारत का सीमांत क्षेत्र, क्या भारत का अधिकार केवल मुख्य भूमि में नहीं, भारत का अधिकार आगे समुद्र में भी होता है। ठीक है, इधर कौन सा सागर है, यहाँ पे इधर अरब सागर है, इधर आपके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी होती है। देखिए यहाँ पे देखिए, भारत का सीमांत क्षेत्र आगे समुद्र में 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आगे समुद्र में कितना पे 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1.8 किलोमीटर। आप ऐसा बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे आप एक डिब्बे में बंद कर दोगे। ठीक हो गया है। देखिए आगे पे, ठीक है, आगे अगर मैं बोलता हूं, देखिए हमारे देश की दक्षिणी सीमा, ठीक है, अगर मैं दक्षिणतम बिंदु की बात करता हूं तो हमारे देश की दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी में 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ में निर्धारित होती है। यहां पे आप जानते होंगे, ठीक है, ये वाली जो रेखा हमारे यहाँ पे 6.4 डिग्री की है, कितना पे 6.45 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, क्या हमारे देश की जो दक्षिणी सीमांत जो सीमा है बंगाल की खाड़ी में 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ में निर्धारित होती है। ठीक है, अगले यहाँ पे थोड़ा मैं इसी को डिस्कशन यहां पे कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे भारत की अक्षांश व देशांतरी विस्तार, भारत का जो अक्षांशी विस्तार है और देशांतरी विस्तार है, ये लगभग कितना है 30 डिग्री का है। आपको बताने की जरूरत नहीं है सर यहां से लेके यहां तक है इतना डिग्री इतना मिनट, यहां पे एग्जैक्ट चीजें यहां पे करने की आपको दरकार नहीं है। ठीक हो गया है, समझाता हूं। मैंने यहाँ पे मोटा मोटा 8 डिग्री लिख दिया, यहाँ पे मैंने 37 डिग्री लिख दिया है, आप जानते हो इस बात को। ठीक है, जरा बात समझ में, ये वाला आपका 64 डिग्री 68 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है, आपकी दरकार नहीं है। ठीक हो गया है, बात समझ में, लिखना हो तो लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो यहाँ पे देशांतर, अगर मैं विस्तार की बात करता हूं तो फैलाव कितना है, लगभग यहाँ पे 30 डिग्री का आपका यहाँ फैलाव है। देखिए अगर मैं अक्षांश रेखाओं की मैं बात करता हूं तो अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, जलवायु विभाजन का काम करती है। मैंने यहां पर लिख नहीं रखा है क्योंकि टॉपिक क्या है, भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, अगर मैं अक्षांश, मैंने यहां पर लिखा दिखा पे, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, देखिए अक्षांश रेखाओं से ज्ञात होता है, अक्षांश रेखाओं से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र उष्ण कटिबंधी में स्थित है, जबकि भारत का उत्तरी क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, आगे मैंने लिखा है यही स्थिति, जो ये शीतोष्ण और ये वाली स्थिति है, यही स्थिति देश में भू आकृतिक, यही स्थिति देश में भू आकृतिक, देश की जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यही जो इसकी जो स्थिति है, यानी कौन से वाले पे, दक्षिण में उष्णकटिबंधी, उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधी, यही जो स्थिति है वो भारत में, भारत की भू आकृति, ठीक है, भारत की जलवायु, मिट्टी के प्रकार, ठीक है, और भारत की जो वनस्पति में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं, जो बायोडाइवर्सिटी में पाई जाने वाली विभिन्नता है, उन सब के लिए उत्तरदायी है। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे क्या, भारत की स्थिति और विस्तार। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से इसका आपका यहाँ पे आंसर राइटिंग, आपका यहाँ पे आंसर आपका लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भारत की स्थिति, ठीक है, मैंने इसके यहाँ पे एक चीज की मैंने बात कर ली है, भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें। अगली वीडियो यहाँ पे संरचना की बात करूंगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, देखिए इसमें देखिए बताने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है। देखिए भारत की जो क्षेत्रफल है वो इतना है, इतने इसमें राज्य हैं, स्थिति बतानी है, विस्तारित तो बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई इतनी है, यहाँ से लंबाई इतनी है, समुद्र के साथ में इसकी लंबाई इतनी है, द्वीपों से लंबाई इतनी है, मुख्य भूमि की लंबाई इतनी है। ठीक है, भारत के पड़ोस में ये देश हैं, ठीक है, पाकिस्तान है, ऊपर इधर ये चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है, बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन कैसा करना है, 100 वर्ड्स में लिखनी है पुख्ता बातें। ठीक है, 100 वर्ड्स में पुख्ता बातें लिखनी है, उनकी बात होगी। ठीक हो गया, ठीक है, तो कैसे लिखना है आप, मैंने आपको बता दिया है, और इस टॉपिक से ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना होता है। बाकी इस टॉपिक से कुछ भी आपसे पूछेगा, अगर आपको इतना पता है ना, आप आराम से कर लोगे। बाकी ये टॉपिक आपने प्री में हमने ये तैयार कर ही रखा होता है। ठीक हो गया, ठीक है, क्लास है मेंस की चल रही है, बात अभी उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, चलिए तो बने रहिए देव के ऐसे करने साथ में। अगर आपको एक कोर्स हमारा ज्वाइन करना है लोअर पीसीएस मेंस का, तो उसके लिए आप सिंपली एक मैसेज कर देंगे। ठीक है, आप मैसेज करेंगे एंट्री, ठीक है, लोअर पीसीएस मेंस आप लिखोगे, मेंस। इस मैसेज को आप सेंड कर दोगे, व्हाट्सअप कर दोगे, मैसेज कर दोगे 9758880399 पे। ठीक है, या आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते प्ले स्टोर से। ठीक है, देवकी IAS के नाम से आप हमारी प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप इसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बने रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।